नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इज़्ज़त माब सारे हज़रात, अमीर हल्का और APCR के सदर, आज हम जिस चीज़ के लिए जमा हुए हैं उस पर मुझे भी कंक्लूडिंग रिमार्क देना है। मुझे जिम्मेदारी ये भी दी गई थी कि इस सब्जेक्ट पर जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें बेदारी लाने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है, क्या इनपुट दिए जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शमशाद पठान साहब ने एक सोशो पॉलिटिकल सिनारियो रखा, रिजवान कादरी साहब ने सोशो रिलीजियस पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा और दोनों ही चीज़ें लीगल जुड़ी हुई थी। मैं लॉ का तालिब इल्म हूँ। एट द कैपेसिटी ऑफ द लॉ स्टूडेंट मेरे जो ऑब्जर्वेशन है मैं इसमें आपके सामने पेश रखने की कोशिश करूँगा और जितने भी एक मिसकंसेप्शंस चलते हैं उनके बारे में भी मैं जितने भी हो सके अपनी कैपेसिटी में उसको सफाई देने की कोशिश करूँगा। शुरू होता है यहाँ से कि वक्फ है क्या। आपका जो दीनी किताब है कुरान शरीफ, उसमें तो कहीं वक्फ का लफ्ज़ ही नहीं मिलता। तो आप किस लफ्ज़ की बात कर रहे हैं, किस वक्फ की बात कर रहे हैं और क्यों इसमें इतना हल्ला मचा रहे हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो मोरालिटी कहीं शब्द नहीं मिलता, पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ जजमेंट्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के नाम पर दिए हैं। तो ये एक बहुत ही बचकाना हरकत होगी कि हर चीज़ का लफ्ज़ ढूंढा जाए और गूगल में डाल करके उसमें कंट्रोल F से सर्च करने की कोशिश की जाए। उसके लिए पहले उस इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को समझना पड़ेगा। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बार बार कई बार करीब 167 बार फरमाता है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इन्फाक है क्या? खर्च करना, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना। किस तरह से खर्च करना, अलग अलग तरीके बताए। वो सदका हो सकता है, वो अता हो सकता है, वो नाल हो सकता है, इनहाल हो सकता है। और एक जो हम में बहुत ही कॉमन है जिसको हम समझते हैं ज़कात, पर समझ लीजिए इन्फाक और ज़कात दोनों अलग है। वक़ीमुस्सलात व तो ज़कात जो बात है वो ज़कात कंपलसरी है, इन्फाक कंपलसरी नहीं है। ठीक है, हम करते हैं सदका, और क्या आप बोल रहे हैं ये तो सदका हुआ, आप तो वक्फ की बात कर रहे हैं। वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ का डिक्शनरी मीनिंग होता है ठहरा देना, पॉज करना, रुकना। कुरान शरीफ के रेफरेंस में जितने भी उलमाए कराम से बात करेंगे तो ये कहेंगे कि जहाँ जहाँ वक्फ आता है वहाँ जो भी आयत चलती है उसमें एक पॉज देना है, आपको रुकना है कुछ पल के लिए। अगर मेरे जैसा शख्स अगर उसको कंटिन्यूस पढ़ेगा तो मौलाना रोक देंगे, बेटा यहाँ रुको, यहाँ आपको पॉज देना है, या नहीं तो मतलब बदल जाएगा। यानी कि पॉज होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें ये कौन सी शक्ल है इन्फाक फी सबीलिल्लाह की जिसमें पॉज हो? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें कि मैं उस चीज़ का माहिर हुई, फिर भी इससे रिलेटेड तो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से फरमाया। वो पूरा वाक़या बहुत सारे हैं, सिर्फ एक बात को पेश करने की बात नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक यहूदी से कुआं लेकर के वक्फ किया और बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक जो हदीस है वो ये कहती है हब्बिस इस अस्ल वसब्बिल इस समरात, यानी कि जो एसेट है, जो आपका कैपिटल है, उसको फ्रीज कर दो। फ्रीज द एसेट एंड लेट द यूजर फ्लो। जो असल है उसको हब्स कर दो, रोक दिया जाए, और उसके जो कॉन्सिक्वेंस, उसके जो फ्रूट्स है उसको बहने दिया जाए। उसमें से जो फ्रूट्स आउटकम है उसको इस्तेमाल किया जाए। ये असल को रोकने वाली बात जो है ये वक्फ है। किसी भी प्रॉपर्टी जिसका कि मुसलमान मालिक है वो अल्लाह की राह में खर्च करे। कुछ आयत में, जैसे कि मैंने बताया, एक 167 जगह पर मेंशन किया, कुछ आयत में ये कहा कि आप अल्लाह को कर्ज दो। अल्लाह को कर्ज क्या देना? अल्लाह को क्या गर्ज है कि किसी का कर्ज ले? पर ये है कि अल्लाह के नाम ये प्रॉपर्टी करनी है।
तो अल्लाह के नाम जब ये प्रॉपर्टी हो जाती है, उसके बाद में इन अ सिंपल लैंग्वेज कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल फिर नहीं बदलता है, वो टाइटल वहां आकर के रुक जाता है। ये हो गया वक्फ का बात। इस इस्लामिक कॉन्सेप्ट के साथ में हम आगे बढ़े तो वक्फ इंडिया में कैसे आया और उसके लिए क्या बातें हुई और क्यों इस चीज को पॉपुलर हुआ। वक्फ का सबसे पहले कानून बना 1913 में, यानी कि अंग्रेजों के जमाने में। क्यों बना? 1860 से 1890 में जो कानून चल रहा था वो था रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट नंबर 20 ऑफ 1860। उसके तहत किसी एक मुसलमान शख्स ने नाम है अताह मोहम्मद, आई जस्ट फॉरगेट द नेम, अब्दुल फताह ने वक्फ अलल औलाद, अपने औलाद के नाम पर जो एक वक्फ किया, वो अंग्रेज सरकार को समझ में नहीं आया, प्रिवी काउंसिल को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने उसको बैन कर दिया कि देयर कैन नॉट बी अ चैरिटी फॉर द फैमिली इटसेल्फ। आप अपने ही बाल बच्चों के लिए जो कर रहे हो वो चैरिटी नहीं माना जाएगा। वो उनकी समझ थी। मौलाना शिबली साहब ने अगुवाई की इस चीज की और उस अंग्रेज सरकार पर प्रेशर बनाया। मैं इसलिए आज कह रहा हूं कि हमें जो जरूरत है, मेरे आगे वाले स्पीकर्स ने कहा कि प्रेशर बिल्डअप करने की जरूरत है। उस जमाने में जो रानी विक्टोरिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट पर थी, उन पर इन मौलानाओं ने, इन उलेमाओं ने प्रेशर बनाया और अंग्रेज सरकार को इस कानून को पारित करना पड़ा जिसको बोलते हैं मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। यानी कि कौन सा वक्फ वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इसको 1913 में ब्रिटिश सरकार ने कबूल कर लिया। उसमें फिर कुछ तरमीम हुई, 23 में हुई, 30 में हुई, 37 में हुई। आज़ादी के बाद 54 में एक इसके लिए एक अलग से कानून बनाए। कुछ स्टेट्स ने अपने अपने कानून बनाए और 95 में वो स्टेट्स के सारे कानून को साइड में रख करके एक पूरा यूनिफाइड कानून बन गया, जिसमें के 94 में आया, 95 में उसमें थोड़े से तरमीम की गई और उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थी, तो उसको 2013 में बिल्कुल सही शक्ल दे दी गई, करीब 90% तक। अब आप जानते हैं कि क्या हुआ 2013 के बाद 14 में, और वो जो पॉलिटिकल चेंज आया उसके बाद एक नैरेटिव क्रिएट किया गया वक्फ के बारे में, जो मेरे से आगे वाले हजरात ने आपको थोड़ी सी आउटलाइन दी। मैं इसमें फर्दर आपको मजीद बात बताऊं कि ये नैरेटिव्स के जो मिथ हैं वो क्या है। जैसे कि रिजवान कादरी साहब ने बहुत सही तरीके से बताया कि वक्फ बोर्ड जो है इन सारी प्रॉपर्टीज का मालिक नहीं है। मैं चूंकि एजुकेशन का आदमी हूँ, मैं एग्जांपल आपको दूंगा। आप में से बहुत सारे जो स्कूल चलाते होंगे, अगर हम ये बोलें कि गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के पास सम थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि माध्यमिक शिक्षण बोर्ड जो है वो सारी स्कूलों का मालिक है। वो सिर्फ उन पर उनका रजिस्ट्रेशन करता है और हर ट्रस्टी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बॉडी राज्य के पूरे अलग अलग कोने में अपनी अपनी स्कूल चलाते हैं और वो सिर्फ उसका मॉनिटरिंग का काम करता है। बोर्ड उसका मालिक कभी नहीं बनता। तो ये एक चीज जो मालिकाना हक किसी उसमें नहीं होता है। और वक्फ बोर्ड न उसका ओनर है न उसका कस्टोडियन है, क्योंकि कस्टडी तो अलग अलग लोगों के पास में है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, जिस तरह से कोई एक आम बोर्ड होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला सेंट्रल लेवल पर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE स्कूल बोर्ड जो है, तो CBSE से एफिलिएटेड जितनी स्कूल्स हैं वो कैसे चलेंगी, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या सिलेबस होगा, वो सिर्फ प्रिस्क्राइब करता है, उसकी मालिक नहीं बन जाती। अगर नहीं भी है तो आप तो फिर भी मुसलमानों के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कुछ बताया था 9 लाख एकड़, और उसकी मार्केट प्राइस तो बहुत होगी। इसको भी समझने की जरूरत है कि ये 9 लाख एकड़ कितना होता है। कोई बताएगा कितना होता है? 1 एकड़ में तो स्कूल बन जाती है, 10 एकड़ में तो अच्छा सा फार्म हाउस बन सकता है। 9 लाख एकड़ तो बहुत होते हैं। हमारा मुल्क कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। पूरा एशियन सब कॉन्टिनेंट जो है, सदर्न एशियन सब कॉन्टिनेंट पूरा हमारा मुल्क है।
अगर उसका एरिया नापा जाए तो ये बनता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में होते 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी कि 10⁶ 10 लाख मीटर स्क्वायर मीटर। इस 10 लाख स्क्वायर मीटर को जब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 32,87,263 से, तो हमें फिगर जो मिलती है बहुत बड़ी हो जाएगी, 10⁻11 के पावर में चली जाएगी। अगर मैं उसको एकड़ में कन्वर्ट कर दूं तो हमें पता है 4048 स्क्वायर मीटर में 1 एकड़ बनता है, यानी कि 8,120 लाख एकड़ जमीन है। पूरे इंडिया की टोटल लैंड कितनी हुई? 1 लाख, 2 लाख, 120 लाख, 8,120 लाख एकड़। इसमें से वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है? 9 लाख। कितनी? 0.11%। मुस्लिम आबादी कितनी है? करीब 14%। 14% में मैं तो उम्मीद करता कम से कम 1.4% तो होती ये वक्फ प्रॉपर्टी। इट्स नॉट इवन 0.14, इट इज 0.11। तो हमें जो एक पिक्चर दिखा, हमें और उनको जो पिक्चर दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, पूरे मुल्क के कंपैरिजन में आप देखें तो वो 1% भी नहीं है। और इससे जो डराया जाता है कि धीरे धीरे पूरा मुल्क जो मुसलमानों के कब्जे में हो जाएगा, तो ये जो 0.1% प्रॉपर्टी जो है वो तो हमारे आबा अजदाद की दी हुई है। अगर इतनी 0.1% हमें और खरीदनी हो तो मेरे आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम ये खरीद सकें। फिर भी मान लीजिए गैबी मदद कहीं से आ गई, हमने खरीद ली, तो भी इतनी की इतनी पूरी प्रॉपर्टी 9 लाख एकड़ खरीदेंगे तो बनेगी 0.2। 10 साल निकल जाएंगे 1% पर पहुंचते, 100 साल निकल जाएंगे 10% पर पहुंचते, 1000 साल लग जाएंगे। क्यों डर रहे हैं? किस चीज का डर है? दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये निकालने की जरूरत है दिमाग से। आगे बढ़ते हैं, इस एक्ट पर बात करते हैं। एक्ट बहुत तरीके से गलत है। मैं इसको 3 अलग अलग नजरिए से इसको देखने का ही करूंगा। एक ही ये एंटी मुस्लिम है जो हम सब समझते हैं, एक ही ये एंटी इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल ये है, बतौर सिटीजन ऑफ इंडिया, बतौर लॉ स्टूडेंट मैं कहूंगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अगेंस्ट द सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। लॉ के जो कानून के जो एक बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके खिलाफ वर्जी कर रहा है ये। तो हम उसी पर बात करेंगे आज कि ये किस तरह से भारत की जो संविधान और कानून जो है उसकी खिलाफ वर्जी कैसे करता है। बात चल रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो अमेंडमेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा एक कानून नया है। क्योंकि किसी भी कानून में, किसी भी चीज में अगर मरम्मत होती है, अमेंडमेंट होता है, तो 1%, 2% होता है। यहाँ 43 सेक्शंस को बदला जा रहा है, तरमीम करी जा रही है। यानी कि कंप्लीटली इट्स रूलिंग आउट द अर्लियर वर्जन, और एक नया आ रहा है, इसीलिए उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया। जैसे कादरी साहब ने बताया, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एंड उम्मीद नाम दे दिया इसको। अब इससे किसकी उम्मीदें लगी हैं? या आपकी उम्मीदों के लिए नहीं है, किसकी उम्मीदें, ये देखते हैं। किसी भी एक्ट की शुरुआत होती है उसके डेफिनेशन से, और इसमें जो कुछ डेफिनेशंस ऐड की गई हैं FA में, सेक्शन 3 के क्लॉज F के सब क्लॉज FA में, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार डिफाइन किया गया। आज तक इतने सारे कानून बने, कहीं भी कोई डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स में उसको डिफाइन किया कि व्हाट कुड बी कॉल्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पर आज तक के इतने सारे कानून बने, इस बार पहली बार गवर्नमेंट को क्या जरूरत थी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करे। हालांकि जो बिल है, जो एक्ट है, कानून है, ये तो प्राइवेट कानून है, मुसलमानों से संबंधित कानून है। इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं बताऊं क्यों डिफाइन करना पड़ा। इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के बाद बात करते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं किसी के या तो पोजीशन में हो सकती है, किसी के ओनरशिप में हो सकती है।
कानून तो ये दो चीज बताता है। जो वकील इस बात को समझेंगे, यहाँ क्लेवरली एक वर्ड यूज किया गया है, एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बिलोंगिंग जो है ये लीगल फ्रेज नहीं है। लीगल फ्रेज या तो पोजेशन है या ओनरशिप है। ये इस बीच में बड़ी होशियारी से एक वर्ड यूज किया गया बिलोंगिंग, जिसका कि डिक्शनरी मीनिंग ये होता है कि विच इज अंडर द कंट्रोल, पोजेशन एंड ओनरशिप ऑफ एनी इंडिविजुअल। तब ये बिलोंगिंग कैसे हुआ उसको आगे देखते हैं जब अपन इस पर जाएंगे। फर्दर डेफिनेशन में ये कहा गया कि वक्फ कौन कर सकता है कि जो बंदा कम से कम 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा हो। बच्चे को 5 नहीं, अब तो 6 साल के बाद स्कूल में दाखिला देते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनली समझा गया है कि बच्चे की जो कॉग्निटिव कंडीशन जो होती है चीजों को समझने की, वो 6 साल में बेहतर होती है। इसके पीछे क्या रिसर्च है कि आदमी 5 साल तक इस्लाम को फॉलो करता है, उसके बाद उसमें ये ज़हनियत बन जाती है कि वो वक्फ कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। ये कंप्लीटली किसी भी एम्पेरिकल डाटा, किसी भी साइंटिफिक सपोर्ट के बिना है। यानी कि ये आर्बिट्रेरी है। किसी भी कानून में कोई भी आर्बिट्रेरीनेस को कोई जगह नहीं होती। मन घड़त चीजें कानून का कभी बेस नहीं बन सकती है। ये 5 साल कैसे हैं, जिसने भी फ्रेम किया उसको जस्टिफाई करना चाहिए कि क्यों 5 साल रखा गया। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल चीज जो कादरी साहब ने शायद मेरे लिए छोड़ दी, वो असल में मेरा ध्यान भी उन्होंने दिलाया था, ये बात है री रजिस्ट्रेशन की। सेक्शन 3C नई ऐड कर दी। 3A भी की है, 3B भी की है और 3C पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, री रजिस्ट्रेशन। अकील सैयद का पैदा हुआ था 1972 में हुआ था। उसके वालिदैन को बोलो जाओ जाकर के फिर से रजिस्ट्रेशन करके आओ कि तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है। हंसने की बात नहीं है, यही हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास वक्फ प्रॉपर्टी है, आप इतने साल से यूज कर रहे हैं, आप जाओ जाकर के रजिस्ट्रेशन करा के आए। अब आप में से कोई सयाना होगा, बोलेगा कि ठीक है करा लेते रजिस्ट्रेशन, तो जाइए आप रजिस्ट्रेशन कराने। वहां आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उस वक्फ ऑर्गेनाइजेशन का। वक्फ ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ पूछा जाएगा आपके दाहिने बाएं कौन है, जिसको अपन खूंट बोलते हैं, तो ठीक है वो भी लिखवा लेंगे। अपन पूछ लेंगे कि क्या ऑक्यूपेशन है अपने पड़ोसियों का और क्या है। और उसके बाद जो तीसरी, ये ऑनलाइन पोर्टल पर करना है। और आपको पता है ऑनलाइन पोर्टल में अगर एक मैंडेटरी फील्ड आपने नहीं भरा तो वो सबमिट ही नहीं होगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि वक्फ करने वाले का नाम, उसका पता, किस जरिए से उसने वक्फ किया है, मोड ऑफ वक्फ और किस तारीख को किया है। ये चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। सर ने बताया वक्फ बाय यूजर का तो कॉन्सेप्ट ही निकल गया, जो आप बरसों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर आप बरसों से नहीं करें, किसी राजा महाराजा ने भी जो चीजें प्रॉपर्टी दी हैं जिनका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनमें से यानी कि अभी की जितनी भी एक मेजर चंक वक्फ प्रॉपर्टी है वो ऑनलाइन रजिस्टर हो ही नहीं पाएगी। जिसमें अहमदाबाद के बड़े बड़े कब्रिस्तान भी आप शामिल कर लीजिए, बड़ी मस्जिदें, खानकाहें भी जो बरसों से चली आ रही हैं। प्रिजम्पशन एक लीगल प्रिंसिपल होता है। मैं आपको बता दूं, एविडेंस एक्ट, अब शायद नाम बदल गया है कुछ एविडेंस एक्ट का, उसकी प्रोविजन है कि एक कपल बरसों से एक घर में रह रहा है, हस्बैंड वाइफ की तरह है कि नहीं पता नहीं, पर तरह रह रहा है, तो वो हस्बैंड वाइफ है ऐसा मान लिया जाएगा। ये कानून है एविडेंस एक्ट में, दैट इज प्रिजम्पशन बोलते हैं। यानी कि कोई भी एक चीज अगर लगातार चली आ रही है तो उसको प्रिज्यूम करना, ये कानून का बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ वक्फ बाय यूजर जो बरसों से आबा अज़ा से चली आ रही है, वक्फ प्रॉपर्टी को आपको फिर से री रजिस्टर करना है। और रजिस्ट्रेशन में अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कोई चीज डोनेट की है तो औरंगजेब रहमतुल्लाह का नाम लिखना होगा और उनका लेटर लाना पड़ेगा जिस एग्रीमेंट से उन्होंने वक्फ किया है। वो अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो वो मोड होगा ही नहीं। अच्छा, ओरल तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि ओरल में तो कुछ है ही नहीं आपको अपलोड करने की। ये नहीं कि आपकी 60 से 70% जो वक्फ प्रॉपर्टी है पुरानी जो है, क्लासिकल जो है, वो सारी आपकी इसमें से निकल जाएगी। आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, मेजर लॉस। दूसरी एक जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज जो है वक्फ प्रॉपर्टी, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
जेपीसी अभी नहीं बनी है, इससे पहले भी बनी, 2006 में बनी थी जब 95 के एक्ट को तरमीम करने की जरूरत पड़ी, जो कि 2013 में की, इसलिए 2006 में जेपीसी बनी, 9 जेपीसी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल। उसने 2008 में अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें जेपीसी ने मेंशन किया है कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उनमें से मेजर प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कब्जे में है, और हम यानी कि वो जेपीसी, हम पार्लियामेंट से और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट पोजीशन से खाली की जाए और वक्फ बोर्ड को लौटाई जाए। ये 2009 का अभी तक नहीं हुआ। वो मेंशन और करते हैं कि 1976 में डी देन जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखी थी कि ये वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कब्जे में है उनको छोड़ाई जाए। और कौन कौन सी कब्जे में है वो 76 के लेटर में मेंशन करती कि 61 के 1961 में जो लिस्ट थी उस लिस्ट के मुताबिक जो प्रॉपर्टी है उनको रिलीज किया जाए। यानी कि गवर्नमेंट के कब्जे में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी है, ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। और यहाँ कोशिश ये है उसके बाद वाले सेक्शन में कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट के कब्जे में है, इसलिए मैंने आपको डिफाइन करके बताया था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो भी उसके कब्जे में है वो इस कानून के नाफिज होते, लागू होते ही वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, वक्फ का उस पर कोई हक नहीं रहेगा। यानी कि आपका मेजर चंक जो दूसरा था वो भी चला गया। आप समझ रहे हैं सीरियसनेस? फिर भी आपको बेचैनी हुई, आपने शिकायत की, तो शिकायत किसके पास करेंगे? अब आप वक्फ बोर्ड के पास नहीं जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते हैं, अब आपके पास एक रास्ता है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप जाकर के पेश कीजिए कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, तो हमारी वक्फ प्रॉपर्टी। तो तय कौन करेगा? पहले सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड को यह इख्तियार था कि एक प्रोसीजर मेंशन की थी सेक्शन 4 और 5 में, उसमें वक्फ बोर्ड इंक्वायरी करता और अपने ऑब्जर्वेशंस करके कुछ नतीजे पर पहुंचता। यहाँ डिसाइड किसको करना है? एक पर्सन को। वो कौन है? वक्फ बोर्ड में तो काफी टीम होती है, यहाँ तो एक पर्सन है। वो कौन है? सरकारी नुमाइंदा है। प्रॉपर्टी किसने कब्जे में करके रखी हुई है? सरकार ने। तो आप सोच सकते हैं कि वो नुमाइंदा किस तरफ जवाब देगा। अच्छा, इंक्वायरी करने का हर जगह पर तरीका होता है। एनीवन हैज टू कंडक्ट इंक्वायरी एज पर द लॉ। आईजी साहब भी मेरे सामने बैठे हुए हैं। कोई भी इंक्वायरी, अगर प्रिंसिपल को टीचर के अगेंस्ट भी इंक्वायरी करनी है स्कूल में तो उसकी भी एक प्रोसीजर होती है। यहाँ कलेक्टर कैसे इंक्वायरी करेगा? आपकी सेक्शन, ये अमेंडमेंट बिल कह रहा है कि एज ही डीम्स फिट, उसको जैसे ठीक लगेगा वैसे इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी की भी कोई प्रोसीजर नहीं। अच्छा, इंक्वायरी के बाद क्या करेगा? इंक्वायरी के बाद इत्तला की जाती है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं है, वो इत्तला नहीं करेगा, वो खुद इंक्वायरी करेगा, मुंह घुमाएगा, उसके पास रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज कर देगा। किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। और वो चेंज करके सरकार को रिपोर्ट करेगा कि मैंने ये चेंज कर दिया, तो सरकार उसको शाबाशी देगी और वो लेटर वक्फ बोर्ड को दे देगी कि अब आप आपकी लिस्ट में से इसका नाम निकाल दो, अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं रही। ये देखिए, ये एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसको लीगलाइज किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के कब्जे में वक्फ प्रॉपर्टी है उसको एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसके ऊपर कोई जुडिशियल ऑब्जर्वेशन नहीं है, कलेक्टर के ऑर्डर पर आप अपील भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, वो जो कर लेगा उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से इंक्वायरी करना वो उसको कोई बताने, खुलासा करने की जरूरत नहीं है। उसको रेवेन्यू में रेवेन्यू में चेंजेस अपने से कर लेने हैं और उस रेवेन्यू के चेंजेस वो सरकार को इंटीमेट करने, सरकार वक्फ बोर्ड को बता देगी आपकी वक्फ प्रॉपर्टी डिलीट हो गई। दैट इज थ्रेट। दुनिया का और भारत का कोई कानून किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ऐसा पावर नहीं देता। ये किस एक्ट में क्यों ऐसा देने की जरूरत पड़ी वो आप बेहतर समझ सकते हैं। मैंने आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की आगे बात बता दी और बाकी जो प्रिंसिपल्स इसके अगेंस्ट हो रहे हैं वो इसके। अच्छा, वक्फ बोर्ड का क्या किया फिर आपने? वक्फ बोर्ड में वक्फ काउंसिल भी है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो अभी तक इस सरकार ने 2 और टर्म पूरी होने तक तो बनाई नहीं। इस वक्फ काउंसिल में अभी तक ये था, और स्टेट के वक्फ बोर्ड में था कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे मेंबर्स मुस्लिम होने चाहिए।
ये कंपल्शन था, एक्सेप्ट द चेयरपर्सन ऑफ द वक्फ काउंसिल। वक्फ काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है, जो कि सेंट्रल में होता है, वो जो यूनियन मिनिस्टर होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। उसके अलावा सारे मेंबर मुस्लिम होने चाहिए। अब इन्होंने क्या कर दिया, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे उसके एडिशन में 2 जजेस होंगे, रिटायर्ड जजेस होंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, नॉट नेसेसरीली भी मुस्लिम। एक लॉयर होगा, लॉयर ऑफ नेशनल एमिनेंस, जो नेशनल लेवल का जिसकी प्रख्याति है वैसा एमिनेंस, वो मुसलमान हो जरूरी नहीं है। 3 मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट होंगे। तो कोई भी प्रोफेसर मेरे जैसा 4 किताबें पढ़ के मुस्लिम लॉ पढ़ाने लगे किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो भी मुस्लिम हो जरूरी नहीं है। 4 और मजीद मेंबर होंगे काउंसिल में, और बोर्ड में 2 होंगे। वो 4 कौन से होंगे? एक बंदा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट का माहिर, एक होगा फाइनेंस का माहिर, एक होगा इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट का माहिर, और एक होगा हेल्थ का माहिर। ये चारों एक्सपर्ट सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी होंगे, स्टेट बोर्ड में भी होंगे। ये मुसलमान होना जरूरी नहीं है। फर्दर बोल रहे हैं कि उनमें से 2 तो औरतें होंगी। ठीक है, 2 औरतें होंगी तो आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। प्रीवी काउंसिल ने 1907 में ये इस्टेब्लिश कर दिया था कि इवन अ वुमन कैन बिकम मुतवल्ली, और वो खतीबा भी बन सकती है और ये कर सकती है। तो तब से चला आ रहा है, और इस्लामी शरीयत में भी कोई ममानियत नहीं है कि औरत ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। तो 2 नॉन मुस्लिम कहां से आए? मिनिमम 2 वुड बी नॉन मुस्लिम। 2 शैल बी नॉन मुस्लिम का मतलब है मिनिमम 2 होंगे। इससे पहले जितने मैंने गिनवा दिए, यानी कि 9 बंदे उसमें नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड में बात करें तो 7 बंदे नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सीईओ, जो कि पहले था ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का, अब डिप्यूटी सेक्रेटरी लेवल का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, पर पहले जो कैद थी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का पर्सन हैज टू बी अ मुस्लिम, वो निकाल दिया। अब नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। पहले हमें कम से कम इतना इत्तेफाक था कि भाई जो भी हमारा दीनी भाई है, अब तो वो भी नॉन मुस्लिम होगा। यानी कि वक्फ बोर्ड का पूरा कंपोजिशन जो है, अच्छा ठीक है, पर क्या ये मुस्लिम होना जो शराइत थी 95 की सिर्फ मुस्लिमों के लिए थी? जैसे साहब ने पहले बताया, जितने भी रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट हैं, यानी कि कर्नाटक का हिंदू एंडोमेंट एक्ट, तमिलनाडु हिंदू एंडोमेंट एक्ट, या गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 अंग्रेजी के जमाने का, उनमें कोई ऐसा प्रोविजन है? नहीं, कतई नहीं। उनमें तो साफ है कि कोई भी मेंबर जो होगा सिख एक्ट के तहत हैज टू बी अ प्रैक्टिसिंग सिख। कोई आम सिख भी नहीं चलेगा कि किसी ने अगर दाढ़ी बाल कतरवा दिए तो ही वुड नॉट रिमेन, दो ही वुड मे बी द बाय बर्थ सिख, और उसका मेंबर नहीं बन सकता। हिंदू में क्या है? हिंदू की डेफिनेशन तो बहुत वाइड है, तभी तो जाके 79% बन रहे। तो कोई भी हिंदू, नो अगेन उसमें भी फर्दर लिमिट है कि वो हिंदू ही होगा, और हिंदू उस पंथ का होगा, उस संप्रदाय का होगा, और जिसको कि उस मंदिर में प्रार्थना की इजाजत है वही बंदा वहां कमिश्नर बन सकता है या असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता है। उसकी सैलरी तो सरकार ही देने वाली है। वो होगा गवर्नमेंट कैडर में से, स्टेट कैडर में से होगा, सिविल सर्विस कैडर में से होगा, पर उस पर ये कैद है कि वो उस मंदिर में प्रेयर के लिए जिस एलिजिबल है वही वहां अपॉइंट किया जा सकता है। तो यही तो 95 में था कि मुस्लिम, हमने तो कभी क्यों ही नहीं कहा कि शिया या सुन्नी है या ये आगा खानी, हमने तो कोई भी मुस्लिम हमको तो चल जाता, पर उसको हटा करके अब ये कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम ऑल्सो कैन बी CEO of the board and even the members of the board। हमारा एहतजाज इसके लिए है, हम इसके लिए इसके अगेंस्ट अपनी आवाज कर रहे हैं, और हम सबको करनी चाहिए। एक्ट प्रोवाइड करता है इस तरह की किसी भी बोर्ड में, जैसे कि APMC की बात करें या किसी भी दूध मंडली की बात करें, तो उनमें एक शर्त होती है कि उसके जो मेंबर हैं उन पर कोई चार्ज साबित नहीं होना चाहिए, मतलब वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। और यहाँ तक कि कुछ कानून में तो है कि इवन इफ द पर्सन इज ऑफ द मोरल टर्पिड, जिसने नैतिकता से गिर करके कुछ किया, उस पर कानूनी भी सजा नहीं हुई है, फिर भी अगर नैतिकता के स्तर से गिर के कुछ काम किया है तो उसको उसमें से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और यही होता है
वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर जो हैं दे आर द पब्लिक सर्वेंट एज पर द डेफिनेशन ऑफ आईपीसी। फिर भी इसमें एक स्कोप रखा गया है, बहुत अच्छा खूबसूरत स्कोप है, जिसके कि हमारे कुछ भाई बहुत खुश हो रहे हैं कि नहीं अब तो जिसको 2 साल की सजा हुई है वो भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बन सकता है। नहीं, आपको क्या पड़ी है कि आप ऐसे क्रिमिनल को जिसको 2 साल की सजा हो चुकी है आप बोर्ड का मेंबर चालू रहने दे रहे हैं, हालांकि कोई नहीं कर रहा है। 95 के एक्ट में ये प्रोविजन था कि सारे बोर्ड मेंबर मिल करके मेजोरिटी से चेयरमैन को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन नॉमिनेटेड होता है सरकार का। इन्होंने प्रोटेक्शन दे दिया कि वो सेक्शन को ही नहीं निकाल दिया कि अब चाहे बोर्ड के सारे मेंबर, हालांकि अब तो पॉसिबल ही नहीं हो क्योंकि उसमें नॉन मुस्लिम भी होंगे, अगर खुदा ना खास्ता ये एक्ट फाइज हो गया तो वो चेयरमैन को नहीं निकाल सकते। उसको अभय वचन दे दिया, गुजराती में कहते हैं, तू मरेगा नहीं, तेरे को हमने अपॉइंट किया, नो वन कैन रिमूव यू। अच्छा, बाकी जो मेंबर्स हैं उसमें चोर उचक्के भी हो सकते हैं, वो छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे, वो आपकी वक्फ प्रॉपर्टी की चोरी करेंगे। वो कैसे? क्योंकि पहले ये था कि किसी ने वक्फ की, देखिए एक साफ बात है कि वक्फ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि वही तो है, टाइटल हैज टू बी फ्रीज, किसी को बेचना नहीं है। फिर भी अगर किसी ने गलत तरीके से बेच दिया, जैसे कि किसी ने बोला कि मुझे अंटेलिया बनाना है, तो करीम भाई खोजा ने जो यतीम खाना बनाया था वो किसी ने बेचा, तो वो मुतवल्ली होगा जिसने बेचा, तो गैर कानूनी तौर पर बेचा, तो गैर कानूनी तो उस पर तो कुछ, उस पर तो खास कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई निकाल दी, जैसे सर ने बताया, उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। उसको कॉग्निजेबल से नॉन कॉग्निजेबल बना दिया, उसको क्रिमिनल ऑफेंस से एक ऑर्डिनरी, मतलब जेएमएफसी और एमएमपी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी नहीं, उससे लोअर कैटेगरी का कोई भी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको 6-12 महीने की या 23 महीने की सजा सुना सकता है, ताकि वो प्रॉपर्टी बेचता रहे और वक्फ बोर्ड का मेंबर बना रहे। दोनों को कनेक्शन कर देखिए। वहां क्या कहा, सजा की जो पहले प्रोविजन थे उसको घटा करके 2 साल से कम कर दी। अगर कोई मिस अप्रोप्रिएट करता है उस प्रॉपर्टी को कानून की खिलाफ वर्जी करके अगर बेच देता है तो उसकी पनिशमेंट जो थी रिगरस, उसको घटा करके 2 साल के नीचे सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया। और यहाँ वक्फ बोर्ड का मेंबर जो कि मोरल टर्पिड का भी नहीं होना चाहिए, और किसी भी जगह पर नहीं होता, किसी बोर्ड में नहीं है, किसी भी कानून में, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, मतलब एक स्कूल का प्यून, अगर उसके खिलाफ भी अगर कोई जुल्म साबित हो जाता है, नेक्स्ट डे वो अपनी जॉब खो देता है। यहाँ वो अपनी पब्लिक सर्वेंट की कैपेसिटी पर चालू रहेगा। तो ये यूनिफाइड मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये किसी और चीज को मैनेज करने के लिए है, वो वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए नहीं है। हमें समझने की जरूरत है ये नहीं कि एक खुला दौर, खुला दे दिया गया छुट्टा हाथ कि जिसको जितनी वक्त प्रॉपर्टी को करना हो ये करें। अगर मुतवल्ली करता है तो उसको तो जेल की भी सजा नहीं है। अगर मुतवल्ली करता है तो मुतवल्ली अगर करता है तो उसको सिर्फ 50,000 से 1 लाख तक का दंड होगा। तो ये बहुत आसान हो जाएगा किसी के लिए भी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो प्राइम लोकेशन पर बेच दे, उधर से 1 लाख रुपया पेनल्टी पे कर दे और बच गए, तो चलो दूसरी प्रॉपर्टी की मुतवल्ली बनेंगे। शायद हमारे कुछ भाई इसीलिए खुश हो रहे हैं कि अब वो रिगरस पनिशमेंट और ये सब नहीं रही है। हालांकि ये पावर कलेक्टर को दे दिया, कलेक्टर मुतवल्लियों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। कलेक्टर अगर कोई भी हुक्म देता है और अगर उसकी खिलाफ वर्जी कोई मुतवल्ली करता है, एक आम मुतवल्ली, तो कलेक्टर उसको 6 महीने के लिए सजा भी कर सकता है, सिर्फ अब उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करने के लिए। उसको 25,000 से 1 लाख तक का पेनल्टी भी कर सकता है। पर अगर कोई प्रॉपर्टी बेच देता है तो ठीक है, खाली उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि ये क्या प्रोविजंस हैं। क्या ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी जो लॉज बने हैं उन लॉज में इस तरह की फ्रीडम और इस तरह का मिसमैनेजमेंट अलाउड है? क्यों ये प्रोविजंस है? ताकि बच्ची को चाहिए वक्फ प्रॉपर्टी। ये चौथा मैंने आपको तरीका बताया, 5वां मैं आपको आगे बताऊं।
आपने बताया कि भाई जो पुरानी प्रॉपर्टी थी बाय यूजर जिसकी डॉक्यूमेंट नहीं था, आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, गई। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो कलेक्टर ने डिसाइड कर दिया वो गई। तीसरा था किसी मुतवल्ली ने किसी ने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, वो भी गई। चलो कोई बात नहीं, अब नई प्रॉपर्टी बनाएंगे। नई प्रॉपर्टी आप कैसे बनाएंगे? आप खुद अपनी कमाई से कुछ निकाल करके एक प्रॉपर्टी को वक्फ करने का करेंगे। आप वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन दोगे। नाउ द बोर्ड हैज टू सेंड इट टू द रेवेन्यू ऑफिस। शेल हैज टू सेंड इट टू रेवेन्यू ऑफिस। वो अपने आप वक्फ बोर्ड उसको रजिस्टर नहीं कर पाएगा कि हमारे डॉक्टर पट्टीवाला साहब ने इस मकान को इसको वक्फ किया है, तो वक्फ से जाएगा वो रेवेन्यू ऑफिस में, और रेवेन्यू ऑफिस उसका 90 डेज का नोटिस निकालेगा आम पब्लिक को। 2 न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करेगा कि सलीम पट्टीवाला साहब ये मकान को जो जिसके दाहिने बाएं हैं उसको वक्फ करना चाहते हैं, अगर किसी को कुछ एतराज हो तो बताएं। आपको पता है हमारे यहाँ कितने एक्टिविस्ट घूमते हैं, आप कर पाएंगे? आप अपने इलाकों में तो कर देंगे, पर जहाँ अच्छी जगह है, जहाँ सचमुच में वक्फ करने लायक हैं, वहां भी आपको रोक दिया जाएगा। ये ऐसा प्रोविजन ये खुद दिखाता है कि रेवेन्यू ऑफिस को खुद अपने डॉक्यूमेंट पर यकीन नहीं है। पहले क्या प्रोविजन था कि वक्फ बोर्ड उसको रजिस्टर कर लेगा। पहले 95 में प्रोविजन वक्फ बोर्ड उसको रजिस्टर कर लेगा, और वो रजिस्ट्रेशन जो है रेवेन्यू ऑफिस को इत्तला करेगा कि आप ये ऐड कर दीजिए, मेंशन दिस एज अ वक्फ प्रॉपर्टी। So revenue office has to just accept it and notify, has to make the changes. अभी वो करने से पहले उसको नोटिफाई करेगा 90 डेज की। इस प्रोसेस को नए वक्फ क्रिएशन के प्रोसेस में भी हर्डल क्रिएट करने के लिए इस कानून का अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो जो है वक्फ वो तो खतरे में पड़ी जा रहे हैं। आइंदा भी आप वक्फ करने पाएंगे, और करना चाहेंगे तो भी ढेर सारी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हमें आज समझने की जरूरत है, और आज ये मीटिंग जो भी हमारे 40-50 दोस्त साहब के साथ हैं, ये इसीलिए है कि आप इस बातों को पहुंचाएं। एक तो है कि हमने कही सुनी बात से मेल कर दिया या जो कर दिया, पर हमें पता तो चले। जैसे हम कहते हैं कि भाई नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या था पता नहीं, अरबी में कुछ था, मैंने दुआ मांगी, मुझे मौलाना सिखाई थी, तो हमने इसी तरह से मेल कर दिया। तो हम अब समझे कि हमने जो मेल किया सचमुच में क्या है। एक होती है कोरी जो कि किसी के कहने पर हमने कर दी। अब आप इस चीज को दिल में बैठाएं कि इस वक्त अमेंडमेंट बिल का मुझे अपोज करना है दिल से, तब जाकर के आपसे दिल से किए हुए काम का असर होगा और अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कंट्रीब्यूशन की बातें, ट्रिब्यूनल की। ट्रिब्यूनल में इनको बड़ा ये था कि भाई ट्रिब्यूनल सिर्फ मुस्लिम्स की बनी होती है, ऐसा कोई कानून नहीं था। 95 में ये नहीं था। एक रिटायर्ड एक सिटिंग जज था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। इन्होंने क्या कर दिया, सिटिंग जज के बजाय कर दिया सिटिंग या तो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सिटिंग या तो इन सर्विस या तो रिटायर्ड। और तीसरी एक अहम चीज थी कि ट्रिब्यूनल में एक मेंबर जो है मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट होना चाहिए। ये ट्रिब्यूनल का एक कॉन्सेप्ट है। पहले कुछ ट्रिब्यूनल बन चुकी जिसमें कि एक्सपर्ट मेंबर्स नहीं थे। तो 2010 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर गांधी एंड अदर्स, जिसको मद्रास बार एसोसिएशन के नाम से केस को पॉपुलरली जानते हैं, 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसमें बोला कि ट्रिब्यूनल ऐसी नहीं बनती, मैं नहीं बोलूँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्रिब्यूनल में एक एक्सपर्ट मेंबर का होना जरूरी है। इट्स अ की फीचर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू हैव एन एक्सपर्ट, ब्रैकेट में लिखा है टेक्निकल मेंबर along with the judicial member so as to understand that the question before the bench। और इसीलिए जो पहले नहीं था 2013 के एक्ट में तरमीम कर दी गई, और उसमें ये कर दिया गया कि हर ट्रिब्यूनल में, सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल की बात नहीं है, सारी जितनी भी ट्रिब्यूनल थी, उसके बाद जितनी ट्रिब्यूनल्स बनी, वो चाहे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो तो उसमें कंपनी लॉ का एक्सपर्ट होगा, माहिर होगा, वो होगा। अगर आप रेवेन्यू ट्रिब्यूनल की बात करें तो उसमें एक रेवेन्यू का माहिर होगा। आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, जो भी ट्रिब्यूनल, उसमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, और इसमें भी था। इसमें से निकाल दिया, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम लॉ का नॉलेजेबल पर्सन था। हो सकता है कि वो अपने इनपुट दे जिससे कि ट्रिब्यूनल के जो
जजमेंट्स हैं उस पर कंट्रोल ना रह सके। गुजरात का तो केस वैसे भी आपको पता है अभी का रिसेंट। और भी चीजें हैं जो ज्यादातर लीगल कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, तो मैं अभी उनकी बात नहीं करूंगा, जैसे कि लिमिटेशन है का प्रोविजन है, इवेक्यू प्रॉपर्टी, यानी कि जो लोग पार्टीशन के टाइम पर मुल्क छोड़ करके चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको सरकार ने एनिमीज प्रॉपर्टी के नाम पर तो अपने उसमें ले लिया, पर उनकी जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी थी, चूंकि वो उनकी नहीं थी, तो वक्फ प्रॉपर्टी थी, तो वक्फ के तौर पर चालू थी। अब ये है इस अमेंडमेंट से कि वो जो वक्फ प्रॉपर्टी थी उनको भी सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। तो वंस वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी वहां पर वायोलेट हो रहा है। मेरा इरादा सिर्फ आप लोगों को इन चीजों पर ध्यान दिलाना है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैंने आपके सामने शेयर की, आप इस पर और खुद मालूमात हासिल कर सकते हैं। और जो आने वाले माहौल है, जो सिचुएशन है, उसको समझने की, सूंघने की जरूरत है कि और क्या सीरियसनेस इसमें आ सकती है। जैसे पहले बताया गया, मेल करना बहुत ही जरूरी है, पर इस चीज को समझ कर हम मेल करेंगे तो उसके दो फायदे होंगे कि हमारी जो इबादत है, हमारा जो एक एक्शन है, उसमें और ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से बरकत आएगी, जो मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकता। और एक सिंपल सी चीज है कि जो आज कुछ सेक्युलर फोर्सेस, इसमें से मैंने जो चीजें बताई 90% तो ऐसी है कि जो एक सेक्युलर पर्सन भी इस चीज को समझ सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, उनमें भरोसा बैठे। आज हम जब जाके उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये आप हमें क्यों कह रहे हैं, आपकी कौम में तो इतनी बेदारी है नहीं कि जाकर के आवाज उठाएं, और आप चाहते हैं कि हम आवाज उठाएं। हम उनसे कह सकते हैं कि आज 91 लाख जो है वो लोगों ने आवाज उठाई है। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि उनका भरोसा बैठे। अगर उनको कहीं से वोट बैंक की लालच है तो वो भी उनको दिखे कि भाई हाँ, आज 91 लाख या 1 करोड़ लोग हैं, तो उसमें हम अगर उनका सपोर्ट करेंगे तो कल को ये हमारे काम लग सकते हैं। सो दैट ऑल्सो इज अ डिप्लोमेटिक वे ऑफ अप्रोचिंग देम। तो इसमें मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि हमको मेल करनी चाहिए। और बस इस चीज़ों के साथ में मैं अपना रिमार्क्स कंक्लूड करता हूँ। मुझे मौका दिया और मुझे बुलाया, इसके लिए मैं मेरे हल्का और सबका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।